बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अपने बिहार बोर्ड उर्दू के एग्ज़ामिनेशन में अपना सब्जेक्टिव आंसर पेपर लिखना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सैम्पल के लिए 2021 का क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि मेरे 2022 के मॉडल पेपर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे यहाँ पर क्या मिला है, क्वेश्चन मिल चुका है। मैंने सारा अपना जो कॉपी में इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करना होता है वो मैंने फिल कर दिया है। अब बारी है मुझे अपना आंसर टिक करने की। तो थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ूँगी। यहाँ पर आपने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 100 तक पूरा पढ़ते जाना है। ठीक है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाएं। जिस जिसका आंसर आ रहा है उसको क्या करना है देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने गंद मचाई हुई है, सब तरफ तो वही किया हुआ है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो मुझे इसका आंसर पता है, मैंने ऑप्शन पढ़ा, मुझे इसका आंसर पता है खाका। तो मैंने ये टिक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गोल करके मार्क कर देना है। वैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पर आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर को किसको समझा जाता है? ऑप्शन ए आग, हवा, मिट्टी, पानी। तो इसमें मुझे आंसर पता है, इसका आंसर है मिट्टी। तो मैंने मिट्टी पे भी इस तरीके से गोला मारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका आंसर मालूम नहीं है, तो मैं ये क्या करूँगी, इसके सवाल को सर्कल कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता नहीं है। अब आगे बढ़ जाऊँगी, बस ज़्यादा कोई डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका आंसर है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? चलें, इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसके सवाल को गोला मार दूँगी। अब नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, इसी तरीके से 100 तक करेंगे। जब ये 100 तक हो जाए तब आपने क्या करना है, दोबारा से रीड करेंगे कि इसका आंसर मैंने सही लगाया या नहीं लगाया, और मैंने 50 आंसर्स करेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, मेरा 50 आंसर पूरा होता है या नहीं होता। अगर हो गया तो फिर कोई बात नहीं है, आपने ज़्यादा चालाकियाँ नहीं करनी है, आपने OMR में 50 से ज़्यादा आंसर फिल नहीं करना, वरना क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेट कर लिया। अब OMR में मैं जल्दी जल्दी टिक करती जाऊँगी। ठीक है, इस तरीके से मेरा आंसर फिल हो जाएगा। ये था मेरा ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से मैंने किया था वो था। चलें सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, मेन हमारा वही है। चलें, ये हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक होता है। सवाल नंबर 1 में ऐसे लिखना होता है, सवाल नंबर 2 में पोएम से लाइनें दी हुई हैं, तो जिसको पढ़ के आपको ये पहचानना होता है इसके शायर कौन है, इसका मतलब क्या है। सवाल नंबर 3 में आपको कहानियों से पैराग्राफ दिया गया होता है, उसको पढ़ के पहचानना होता है इसके राइटर कौन है और इसका मतलब, इस कहानी का पैगाम क्या है। सवाल नंबर 4 में लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है। सवाल नंबर 5 में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डील करना होता है, जिसमें 10 दिए होते हैं, उसमें से 5 करना होता है। सवाल नंबर 6 में आपने 6 लॉन्ग क्वेश्चंस दिया होता है, जिसमें से 3 करना होता है। सवाल नंबर 7 में एक फिर पैराग्राफ दिया होता है, या फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर खुलासा लिखना होता है। तो चलें, अब जिस तरीके से मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल नंबर 1 से 100 तक रीड कर लेना है और आंसर टिक करते जाना है, वैसा काम आपको सब्जेक्टिव में मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप करोगे और आप मान लो कि आपको नहीं आ रहा आंसर, तो जो आ भी रहा है वो भी अच्छे से नहीं लिखाएगा और आपके दिमाग में वो टेंशन रहेगा कि ये वाला आंसर नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँगी इस तरीके से। इसलिए मैं कहती हूँ सब्जेक्टिव में आपको पूरा का पूरा एक बार ही नहीं पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव में मैं ज़रूर कहूँगी कि ऑब्जेक्टिव में आप ज़रूर पढ़ें, वो तो पढ़ना ही पड़ता है। खैर, लेट्स स्टार्ट। सवाल नंबर 1, इसमें हमें ऐसे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिम में हमारे पास यौम जमहूरिया दिया गया है और मुझे यौम जमहूरिया बहुत अच्छी से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, यौम जमहूरिया लिख लिया है। क्या किया है, लिखा हुआ है मैंने। सवाल नंबर 1 मैंने पहले मेंशन किया है, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, यहाँ पे दर्ज झील उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखे। यहाँ पर मैंने वो लिख लिया है। जिम में है मेरे पास यौम जमहूरिया, उसको भी मेंशन करने लगा है। और अब आपको लिखना है अपना ऐसे को 1 लाइन लिखा, दूसरा लाइन छोड़ा, लाइन छोड़ के नहीं लिखना। 12th क्लास में आ चुके हो, ऐसा काम नहीं करना। 10th में अगर करते हो, बहुत अच्छी राइटिंग है तो फिर कोई बात नहीं है। खैर, तो मैं प्रेफर करती थी कि मैं पैराग्राफ में लिखूं। अगर पैराग्राफ नहीं आ रहा तो कम से कम 2 लाइन मिलाया, 1 लाइन छोड़ा, 2 लाइन मिलाया, 1 लाइन छोड़ा, इस तरीके से मैं भी लिख सकती हूँ। अब आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना किस तरीके से आपका कॉपी दिखने में अच्छा लगता है। मैंने तो इसी तरीके से लिखा था। तो ये आपको यहाँ कम से कम 2 पेज में
एक ये पूरा होल, और फिर इसके बाद ये एक पूरा होल। यहाँ तक इस वाले पेज तक चला जाए कोई मसला नहीं है, यहाँ तक आ गया। लेकिन अगर एक ही में रह गया तो फिर आपको 8 मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। 8 मार्क्स का है ना, 5 मार्क्स मिलेगा मुश्किल से। अगर राइटिंग ख़राब हुई तो और भी आंसर कटेगा, नंबर कटेगा। और अगर आंसर गलत हुआ तो समझ ही लें कि क्या आपका हाल होगा। सो एक पेज ये पूरा लिखना है और ये पूरा होल लिखना है। जब एक पूरा होल पेज तो आपको कम से कम ऐसे ज़रूर पूरा करना है। अगर इससे आगे थोड़ा बढ़ गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कम है तब बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं टीचर की जगह रहूँ तो मैं मार्क्स ज़रूर काटूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, यौम जमहूरिया पे इसे लिखा है, ठीक है। अगर ये इसका वीडियो चाहिए चैनल पे मौजूद है, देख लें जाकर। चलें, मैंने सवाल नंबर 1 कर लिया, उस पर मैंने टिक कर दिया। करना है आपने सवाल नंबर 2 पे आएंगे। 2 में क्या है, मुतअद्दिल अशार में से किसी 2 अशार की तशरीह कीजिए। अलिफ, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गए। बा, सूरज है गोना मेहरबान, है सर पे नीला साइबान, ए आसमां कायम रहे साया तेरा। जीम, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए क्या क्या। तो चलें, मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा पढ़ लिया है। अब मुझे इसको पढ़ते ही याद आया, ओ अच्छा ये उस वाले गज़ल से है या फिर उस नज़म से है, जो भी से है, ये उसका उसके शायर हैं। चारों को पढ़ने के बाद आपको अगर सही से दिमाग में आ रहा है कि हाँ इसके राइटर में भी मैं पहचान पा रही हूँ, और ये गज़ल से है या हिस्सा नज़म से है ये भी मैं पहचान पा रही हूँ या रहा हूँ, तभी आप उसको ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो चले, मैंने इसको लिया। इसको पढ़ने के बाद अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ इसके राइटर भी मुझे याद आ रहे हैं और इसका मतलब भी मुझे समझ में आ रहा है, और ये कौन से हिस्से से, हिस्सा नज़म से, हिस्सा गज़ल से, वो भी मुझे समझ में आ रहा है। तो चलें, मैंने इसको टिक किया और चलें इसका भी वही। तो अब आपको लिखना कैसे है इसको, ये जो लाइनें दी हुई है ना, मैंने अलिफ सेलेक्ट किया और जीम सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको अलिफ मेंशन करना है, और इस अलिफ में जो लाइनें दी हुई हैं, 2 मिसरा दिया गया है, इसे भी लिख लेना है। लिखने के बाद फिर यहाँ पे आपने, हाँ जी, जवाब देकर आपको ऐसा करना है। फिर यहाँ पे तशरीह करना है, ठीक है। तशरीह लिख लेना है, फिर चाहे तो एक लाइन छोड़ दें या फिर ज़्यादा लाइनें मत छोड़ें। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इस तरीके से एरो दे दो, फिर लिखना है। पेश नज़र शेर खलीलुर रहमान आज़मी की ज़ेर निसाब पहली गज़ल से माखूज़ है और गज़ल का मक्ता भी है, ठीक है। इस शेर में शायर ने ख़यालों के शहर और उजर गए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके शेर में हुज़्न व मलाल की एक नई कैफियत पैदा कर दी। इन अल्फाज के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो ये नतीजा निकलता है कि शायर ने क़ल्बी व अंदरूनी वाक़यात के साथ अपनी ज़ाती जज्बात व एहसासात को भी शामिल कर दिया। तभी इन अशार में दर्द और टीस की शिद्दत हद से ज़्यादा दिखाई देती है। शायर ये कहना चाहता है कि हम दुनियावी कामयाबी से पहले ही ज़िंदगी से रख्त व सफ़र बांध चुके, ठीक है। ये हो गया। फिर वहीं पर मैंने जीम सेलेक्ट किया था, जीम लिख के उसका जो मिसरा है उसको लिखूँगी, फिर उसके बाद तशरीह लिखूँगी। इसकी तशरीह हमारे पास यहाँ तक गई है। तो चलें, ये हमारे पास सवाल नंबर जो हमारा 2 था ये भी मुकम्मल होता है, इस पर भी टिक लगा लूँगी। अब हम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 में हमारे पास पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ के पहचानना है ये कौन से हिस्सा से लिया गया है, कौन सी स्टोरी से लिया गया है, इसके राइटर कौन है और इसमें क्या कहा गया है। तो चले, मुझे ये पहला पैराग्राफ समझ में आया। पढ़ने के बाद दोनों पैरा मुझे ये समझ में आ गया, अच्छा ये वहाँ का है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये सवाल नंबर 3 आता ही नहीं है, 3 या फिर मुझे आता ही नहीं है। अब यहाँ पे इस केस में हम 3 को स्किप करके सवाल नंबर 4 पे आ जाएंगे। इस पे अटके नहीं रहना कि मुझे याद आएगा तभी करना है, मैं इसको करके ही आगे बढ़ूँगी, आपका वक्त चला जाएगा आपके हाथ से। ये मुझे नहीं आ रहा अभी, छोड़ दूँगी, इसके लिए कॉपी में जगह भी नहीं छोड़ना, अंडरस्टैंड, कॉपी में जगह भी नहीं छोड़ना। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ब्लैंक रह जाएगा और मान लें आपको आया ही नहीं, टाइम भी चला गया, तब तो बहुत बुरा लगेगा कॉपी देखने में। नहीं, सवाल नंबर 4 पर डायरेक्टली बढ़ जाती, ठीक है। मान लें मुझे बाद में याद आया है, तब मैं लास्ट में वो करती, ठीक है। अभी
बहुत ही होनहार स्टूडेंट अभी आंसर को बना रहे हैं, इसलिए उसे सारे आंसर्स याद हैं, उसकी कॉपी है ये। सवाल नंबर 3। चलें, ये मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया, जवाब में तशरीह लिखा, फिर वो जैसे इसका आंसर लिखना चाहिए उस तरीके से हमने इसका क्या किया है, आंसर लिखा है। इसके आंसर कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बचा, अब यहाँ पे दूसरा सवाल स्टार्ट मत कर दीजिएगा, इतना थोड़ा सा 4-5 लाइन रह जाए तो उसको छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 में हमारे पास क्या है, दरख्वास्त लिखना है या फिर लेटर लिखना है। आपको ज़्यादा आसान कौन सा लगता है, दरख्वास्त लगता है या फिर लेटर लगता है, ख़त लगता है? दोनों में से जो इजी लगता है उसे बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर लिखना स्टार्ट कर देना है। और हाँ, इसको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताती चलूँ। इसके लिए पूरा एक पेज जो है ना वो रिज़र्व्ड होता है, रिज़र्व रखना है। और भी उसमें लिख लें जवाब, जैसे आपको अपने ख़त लिखना आपको आता होगा उस तरीके से लिखें, फिर एप्लीकेशन आता है उस तरीके से लिखें। बस मुझे इसमें ये आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि इसमें आपने पूरा होल पेज सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगा फॉर एप्लीकेशन और फॉर लेटर ओनली, इसमें और दूसरे किसी आंसर को नहीं घुसाना, ये है। चले, होनहार बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया है, इसे सवाल का आंसर सारा पता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 मेंशन कर लिया। अब मैं इसको सारा सवाल पढ़ूंगी, जो जो आता है उसको मैं टिक करती चलूंगी। मुझे ये आता है अच्छे से, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। अब कौन कौन सा, 1, 2, 5th, 6th एंड 7th। जवाब नंबर 1, जिसका जवाब आ रहा है वहाँ पे जवाब लिखें और सवाल का नंबर लिख दें और उसका जवाब लिख दें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने थोड़ा यूट्यूब पे खुद से ही देखा है, बोला ओहो इस तरीके से भी लिखाता है आंसर, तो मैंने कुछ इस तरीके का कुछ देखा था। तो अब आप लोग सेलेक्ट कर लें, इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें। सवाल नंबर 1 दे दें, मतलब जो भी सवाल आ रहा है उसका नंबर दे दें, जवाब लिखें, जो जवाब है वो मेंशन कर दें, फिर यहाँ पे बीच में सवाल लिखें, लास्ट में जवाब लिख दें। ऐसा कारीगरी करना है तो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने क्या किया था, इस तरीके से लिखा था। हाँ जी, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो जिसमें कोई ये नहीं है। आप क्या करो, क्योंकि ये छोटा छोटा आंसर है ना, तो इसमें कोई सवाल भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो आप सवाल जो लिख रहे हो आप उसको मेंशन कर दो। सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 लिखो, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए पूरा लिखो, जवाब लिखो। वैसे जवाब नंबर 1 नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ जवाब और उसका आंसर। इस तरीके से एग्जामिनर को ना, कॉपी चेक करने वाले को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उसको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा आंसर और टिक कर देगा। तो या तो आप इस तरीके से लिखो बगैर सवाल लिखे हुए, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसमें सवाल भी डाल दो। सवाल नंबर 1 पहले लिख देंगे, उसके बाद जवाब लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 अभी हमने पढ़ेंगे, पहले हमें ये पढ़ना है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए, गालिब की ज़िंदगी के हालात बयान कीजिए, अता काकवी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, अकबर इलाहाबादी की शायरी के मुतालिक 5 जुमले लिखिए, मादा तारीख़ किसे कहते हैं, नज़्म गुफ्तगू का मरकज़ी ख़याल वाज़ेह कीजिए। मैंने पढ़ा और अब मुझे जो है इसका आंसर आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसका आया, फिर इसका आया। ये है हमारा सवाल नंबर 1, मरसिया की अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए। मैं क्वेश्चन लिखना प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है और मैंने अपने एग्ज़ाम में भी लिखा होगा। जवाब, मरसिया की अज्जाए तरकीबी क्या है, बेहतरीन तरीके से आंसर लिखना है। कम से कम आपका लॉन्ग सवाल का जो जवाब है वो इस पेज से पूरा होते हुए यहाँ तक आना ज़रूरी है। ठीक है, या तो 1.5 पेज का लिखो या 1 पेज फुल अच्छे तरीके से लिखो, या फिर 2 पेज, ये और ये मिला के 2 पेज में कह रही हूँ, इस तरीके से लिखो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है मुझे तो लगता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि ऐसा देखा गया है, मैंने ये नोटिस किया है कि हर एग्ज़ाम में ये होता ही है सवाल। कोई एग्ज़ाम होगा ईयर छोड़ के आपको ये क्वेश्चन आता ही है।
चलें 2021 में आया है, शायद 2022 में नहीं आया था, उतना याद नहीं है मुझे। जवाब आपने क्या करना है, पूरा लिख लेना है। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है मेरा यहाँ तक गया है, इसमें मुझे फुल मार्क्स मिलना तय है। लास्ट मेरा बचा है नज़्म गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल, लॉन्ग क्वेश्चन है, सेम, ठीक। बिल्कुल बिहार बोर्ड का कुछ इसी तरीके का कॉपी होता है ना, चौड़ा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और ये जो लंबाई है इसकी वो कम होती है। उसी तरीके से मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है कॉपी को। तो चलें अब हमारे पास है लास्ट, मैंने यहाँ पे बीच में इस तरीके से कर दिया है। आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आपका जब टोटल आंसर मुकम्मल हो जाता है तब आपने लास्ट में इस तरीके से करना है, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, जिसमें मुझे पढ़ने पे पता चला कि मुझे प्रॉमिस याद है, प्रॉमिस का खुलासा पता है बेहतरीन तरीके से, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। हाईलाइट करते चले हैं ब्लैक कलर से, ब्लैक ब्लू, बिल्कुल ब्लू तो वैसे भी इस्तेमाल करना ही है आपको, ब्लैक कलर का लाजमन इस्तेमाल करें, ठीक है। वर्ग के कलीसा जवाब है पूरा यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा पीछे, मैंने सारा कर लिया, वैसे स्टूडेंट बन के, अच्छे स्टूडेंट बन के सारा सवाल मैंने कर लिया, मुझे सवाल छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब मैं यहाँ पे लास्ट में लाइन कर दूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, पूरा मेरा तैयार हो गया आंसर। अब जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है ब्लैक पेन से, उसको मोटा कर लें, टाइम है तो बेहतरीन तरीके से अच्छे से, क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, अच्छा है ना। और ये देखें इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट किया है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी उर्दू की कॉपी लिखनी है, आंसर सही होना चाहिए तभी आपको सही मार्क्स मिलेंगे, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और लिखने का तरीका आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।